हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैराथन क्लास। यानी कि मैराथन क्लास में हम लोग कवर करेंगे 70+ क्वेश्चन, यानी कि मान के चलिए 100 के नियर अबाउट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होगा शासन प्रणाली से। यानी कि आपका अगर पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हो या फिर आईएएस पीसीएस हो, नेट जेआरएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप शासन प्रणाली में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो इस मैराथन क्लास से ज़रूर जुड़िए। और मैराथन क्लास को ये जो है अपने फ्रेंड और ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ यूपी पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी सफलता के कहीं ना कहीं ये अहम रोल अदा कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़िए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो हो सके अपने फ्रेंडों को जोड़ने का प्रयास करिए जिनको इन क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, तो आज का मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज का मैराथन क्लास है हम लोगों का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? ध्वज है, संप्रभुता है, राजधानी है या फिर शासनाध्यक्ष है। इसमें देखिए यूपी पीसीएस परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। आपको पता होगा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाने वाला तत्व क्या है? ये संप्रभुता है। अगर किसी भी राज्य के पास उसकी खुद की संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे भारत 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले इसके पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, ये एक राज्य नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कह रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। क्या ये सही है? तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, देखिए, भारत तो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अब मैं एक चीज़ आप बता दूं, राष्ट्रमंडल क्या होता है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन देखिए भारत जो है राष्ट्रमंडल, जितने अंग्रेज़ों ने जितने भी देशों के ऊपर शासन किया है वो राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। तो हमारे ऊपर भी जो है शासन किया है, इसलिए हम लोग राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। बट ये जो कह रहा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता धारण करने से संप्रभुता कम हो जाती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आज सदस्य हैं राष्ट्रमंडल के, लेकिन हमारी संप्रभुता कम नहीं हुई है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है राइट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा? ए ऑप्शन राइट हो जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, याद रखिएगा आप। अब देखिए, राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। सॉरी। तो देखिए, राष्ट्रमंडल के जो सदस्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, पहले की जैसे नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग परतंत्र थे, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय शासन प्रणाली में जो है किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? क्या लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है या फिर लोकतंत्रात्मक है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर भारत की शासन प्रणाली के बारे में आपसे पूछता है तो आपको सही टिक करना है संसदात्मक है। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? संसदात्मक है। लोकतंत्रात्मक तो है ही, लेकिन शासन प्रणाली की बात करेगा तो वहाँ पे संसदात्मक या फिर अध्यक्षात्मक हो सकता है। बट यहाँ भारत की पूछा है तो भारत का संसदात्मक प्रणाली है। ठीक है, और ये शासन प्रणाली सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, जैसे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो है अनुसरण करते हैं, यानी कि हम लोग ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। ठीक है, जबकि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका या विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी इसके पहले मैंने आपको व्याख्या बताया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है। तो संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका पर नियंत्रण रखता है या होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा, यानी कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें क्या होता है? क्या संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार का प्रतिनिधित्व होता है? क्या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है? सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है? या फिर सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? संसदात्मक वाली सरकार वह होती है जिसमें, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में ये होता है कि सरकार जो होती है संसद यानी कि लोकसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि, अब देखिए ये कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस तरह भिन्न है। तो देखिए वास्तविक और नाम मात्र के दोनों प्रकार की कार्यपालिका है यहाँ पे। तो देखिए वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका जो है भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का महारानी होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये भी दोनों समान है, वहाँ भी है सामूहिक उत्तरदायित्व, यहाँ भी है। द्विसदनी विधायिका है, जी हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी द्विसदनी है और वहाँ भी द्विसदनी है विधायिका है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू प्रणाली, ये केवल इंडिया में है ना कि ब्रिटेन में है। तो यानी कि जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, ये केवल कहाँ पे है? इंडिया में ही जो है न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है, जो कि कहाँ से? ये अमेरिका से लिया गया है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या संसदात्मक सरकार है, अध्यात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार? देखिए भारतीय संविधान की विशेषता में संसदात्मक सरकार का उल्लेख किया गया है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी उल्लेख किया गया है और संघात्मक का भी उल्लेख किया गया है, जबकि अध्यात्मक व्यवस्था का उल्लेख जो है ये अमेरिकी संविधान में किया गया है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में है भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। तो देखिए सेम क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया, इससे प्रॉब्लम लेने की समस्या नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बस उसके नेचर बदल दिए जाते हैं और सेम कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो जाएगी। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। राष्ट्रपति सरकार पद्धति करें या फिर अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो दोनों बात एक ही होता है। तो जो है कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, तो ये भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में कह रहा है क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों है? क्योंकि भारत में क्योंकि अब इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है इसलिए है संसदीय प्रणाली, या फिर संसद संविधान संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। किस लिए? इसमें तो ऑप्शन सब सही है, बट इसमें आपको जो है सब सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो
सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है, इसमें आपको चूज करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है क्योंकि जो है यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, ठीक है, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा यानी कि मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण लोकसभा जो है भंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी जो होता है राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं हम लोग। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय शासन प्रणाली है, इसके क्या लाभ है। सिंपल सी बात ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? बिल्कुल नहीं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, क्या ये चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, या फिर सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका है जो है ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ठीक है। तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। अब देखिए आईएएस, ये क्वेश्चन जो है आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस 2013 के, ठीक है। तो आईएएस के 2013 में ये पूछा गया है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सिद्धांत निहित है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं क्या? ये कह रहा है जब तक मंत्रियों का संसद का विश्वास रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ऐसा भी है क्या? राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, क्या ये बातें जो है अंतर्निहित है सिद्धांत में संसदीय शासन प्रणाली में? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं संसद सदस्य होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य बनाए होते हैं वो संसद के सदस्य ही चुनकर जाते हैं मंत्रिमंडल में, ठीक है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ऐसा भी है क्योंकि हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। तो जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तभी तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगर विश्वास मत खो देते हैं तो उनका जो है विघटन कर दिया जाता है। तो देखिए इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 75(5) में कहा गया है कि मंत्री बिना संसद का सदस्य बने हुए 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 75 के 5 में कहा गया है कि आप किसी को भी मंत्री बना दीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य भी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें वहाँ पे क्लियर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 में क्या कहा गया है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदाही होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये उल्टा बोला जा रहा है, ठीक है। आगे है, क्या विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदाही होती है? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हैं। तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक भी हो जाता है। देखिए शासन प्रणाली में सामान्यतः 2 पद्धतियाँ पाई जाती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो है विधायिका के सदस्यों की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका जो होता है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप को सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। क्वेश्चन नंबर
15 देखते हैं, क्योंकि डियर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये मैराथन क्लास है, 75 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी कि करेंगे तो 72 ही क्वेश्चन, बट आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ताकि इसमें जो है डिस्कशन के माध्यम से यानी कि व्याख्या के माध्यम से 100 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे और व्याख्या थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ज़रूर। ठीक है, तो भारत राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें विद्यमान होती हैं या निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? भारत शासन व्यवस्था के जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप से सरकार है, ये भी सही है। और बात कर रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य और समवर्ती सूचियों का प्रावधान किया गया है, शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। तो इस दृष्टि से आपका 1 2 3 देखिए बी में होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था है, बिल्कुल है। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बस एक क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन ही है, इसमें से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन सही है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक राजतंत्र की नहीं है, भारतीय राजतंत्र की नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, विधि का शासन बिल्कुल नहीं है, और सत्तावादी सरकार ये सही है। यानी कि जो ये इसके कहने का मतलब है कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, यानी कि जो राजतंत्र की विशेषता होती है वो भारत में नहीं है, ये सत्तावादी सरकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो है प्राधिकार क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो क्या प्राधिकार किससे प्राप्त होते हैं? क्या भारतीय संविधान से प्राप्त है, क्या भारत के राष्ट्रपति से, क्या भारत के प्रधानमंत्री से, क्या भारत की संसद से? तो इसका मतलब ये है भारत की संविधान से, यानी कि केंद्र और राज्य में जो संबंध बताए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे मूल संविधान में बताए गए हैं, लिखे भी गए हैं, इसलिए ये संविधान से प्राधिकारित प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताइए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है। भारत का अपना एक संविधान है, क्या ये भी बात सही है? तो देखिए, भारत का एक लोकतांत्रिक, दोनों सही है। ये भारत का एक अपना संविधान तो है ही, ये भले ही संविधान ये कई देशों से मिलकर लिए कर बना है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं से इसके स्रोत लिए गए हैं, लेकिन ये अपना एक संविधान है। कोई किसी संविधान से ये भारत का देश प्रशासित नहीं होता है। तो दोनों बातें सत्य होती हैं, इस दृष्टि से दोनों सही है। AR दोनों सही है। देखिए, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो व्याख्या सही नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक तो देश है, भारत एक अपना संविधान है, मतलब कि व्याख्या इसकी सही नहीं है। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, तो अगर लोकतांत्रिक की परिभाषा बताता या फिर लोकतांत्रिक कैसे है ये बताता, तब तो सही होता। बट यहाँ पे AR दोनों सही, पर सही व्याख्या नहीं है, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं हम लोग। 21 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, लाल फीता शाही है। तो देखिए, लाल फीता शाही जो है ये सुशासन की विशेषता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, लाल फीता शाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत का निर्णय, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, ये तानाशाही की तरह लाल फीता शाही जो है तानाशाही से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है?
अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन तो सारे सही लग रहे हैं, बस इसमें आपको सटीक आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है, ठीक है, आईएएस प्री का। तो 22 का क्या राइट हो जाएगा? तो इसमें देखिए अधिकतम संख्या, अधिकतम, ये सारी बातें हैं वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य की, लेकिन सबसे सटीक ये बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निश्चित होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी का, कम्युनिस्ट राज्य का, लोकतांत्रिक राज्य का, या फिर पुलिस राज्य का? तो देखिए ये राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो ये कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता है, धारणा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, या साम्यवादी राज्य? तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। देखिए समाजवादी भी बात की जा रही है, कल्याणकारी राज्य की भी बात करता है भारतीय संविधान, और समाजवादी की भी बात करता है, राजनैतिक समानता की भी बात करता है, बट साम्यवादी राज्य की बात नहीं करता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, साम्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जो होगा राइट हो जाएगा कि ये नहीं रखता है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग, 25 देखेंगे। 25 में बोला जा रहा है कि 25 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ऐसा नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बातें आपको स्पष्ट पता चल रही है कि भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। 25 का आंसर देखते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन का आंसर, भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है, संविधान है, संसद है, या राष्ट्रपति? भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है तो इसका स्रोत क्या रहता है? राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई भी नेता राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त करता है? जनता से अपने वोट की डिमांड रखता है। तो जनता जो होती है, जनता के पास ही भारत में संप्रभुता निहित होती है, तो इससे वो जो है अपनी राजनीतिक सत्ता का प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित में से एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसमें आपसे पूछ रहा है आपसे कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली का क्या एक आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता है, एकल कार्यपालिका है, या व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है, या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना है? तो इसमें से कौन सा जो है एक जो है आध्यात्मिक शासन प्रणाली, या फिर इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका होती है, यानी कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। यानी कि एकल कार्यपालिका का मतलब है सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास निहित होती है, या सत्ता जो है केंद्रीकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, क्या राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो ये भी बात सही होती है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन या आध्यात्मिक शासन की व्यवस्था में ये सारे कार्य होते हैं। कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये देखिए अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति चाहे जैसे चलते हुए रोड पर चलते हुए आदमी को भी मंत्री बना सकता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि वो 6 महीने के अंदर में जो है उसको संसद का सदस्य बनना है। तो इसमें अमेरिका में आप याद रखिएगा, यूएसए में जो है लूट प्रणाली इसीलिए कहा जाता है, वहाँ पे लूट प्रणाली भी इसको कहा जाता है। 29 देखेंगे।
अध्यात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अब यहाँ से पूछा जा रहा है प्रेसिडेंटियल सिस्टम जो है, शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया अध्यात्मक शासन प्रणाली अध्यात्मक शासन प्रणाली जो है, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। ये बातें आप याद रखिएगा। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निश्चित अवधि के लिए होता है, यानी कि 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसके बीच में उसे हटाया नहीं जा सकता है, बट कुछ कारणों से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, जबकि भारत में ऐसी सिस्टम नहीं है। भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और कभी भी प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना मतलब विघटन किया जा सकता है, संसद का विघटन किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 30 का आपका सी आपका राइट हो जाता है, क्योंकि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत में प्रजातंत्र आधारित शासन व्यवस्था चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, क्या फिर कार्यपालिका और नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को जो है क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? यह साधारण पुरुषों और महिलाओं को बुद्धि और चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जैसे कैसे भारत एक गणतंत्र राज्य है, तो इसका मतलब क्या होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है क्या, इस तरह इसलिए गणतंत्र कहा जाता है? या फिर भारतीय संसदीय शासन नहीं है इसलिए कहा जाता है? भारत में संसदीय शासन नहीं है इसलिए कहा जा सकता है? ऐसा भी नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ये कहा जा सकता है, या फिर भारत राज्यों का संघ है? चैलेंजिंग क्वेश्चन है डियर ये, यानी कि ये क्वेश्चन आपको सही टिक करना। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको 32 का आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, इसलिए ये एक गणतंत्र, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भारत एक गणतंत्र कहा जाता है, जबकि ये व्यवस्था जो है ब्रिटेन में नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद के पास है। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा कि क्योंकि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित है और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है क्या, और ऑप्शन कह रहा है आपका अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। किससे जो है निर्धारित होता है कि विनिर्मित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो 34 का आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। डी का यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी से जो है भारत का संविधान परिसंघीय परिलक्षित होता है। 35 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 35 में है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए भारत का संविधान जो है कैसा है, ना तो कठोर है ना तो लचीला है, बट इसको इस ऑप्शन में ये ज़्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि अंशतः कठोर है, अंशतः यानी कि पूरी तरह से कठोर नहीं है ना तो पूरी तरह से लचीला भी है, इसलिए हम कह सकते हैं अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग।
36 में है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। अब भारत की शासन प्रणाली से कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली, और ब्रिटेन की संसद सामूहिक उत्तरदायित्व है दोनों में, बिल्कुल है, दोनों में है। क्या न्यायिक समीक्षा है, इसके पहले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या था, रिव्यू, वहाँ पे था, क्या था, जुडिशियल रिव्यू जो था वो क्या था, केवल भारत में ही है, जो कि अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और बाकी द्विसदनीय व्यवस्था वहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है, और सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह है। बट यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू जो यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात करता है, ये केवल भारत में है। ठीक है, 36 देखेंगे हम लोग, 37 हो गया, 37 देखेंगे। 37 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की क्या रचना की है। तो देखिए, भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था तो है, ये बात तो सही होती है, उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये हमारी जो केंद्र की रचना जो हुई है, ये भी जो है सही है, यानी कि केंद्र में जो केंद्र को जो है शक्तिशाली बनाया गया है भारतीय शासन प्रणाली में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाने, यानी कि ए बी दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि दोनों की व्यवस्था करता है। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, भारतीय संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, ये बात सही होती है, और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। आपको पता होगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास ही रखी गई हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई हैं, और केंद्र को, जैसे राज्यपाल का निर्वाचन हुआ, आपातकाल हुआ, ये केंद्र को सशक्त बनाती है, इसलिए उसकी बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। 38 देखेंगे हम लोग। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए, 38 में कह रहा है कि भारत एक संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कह रहा है कि सॉरी, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखिए, भारत तो एक संघीय राज्य है, तो इसलिए ये कारण आपका गलत हो जा रहा है, बट ए सही है, ये आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ए सही है और आर गलत है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 देखेंगे हम लोग। 39 में बोला गया है आपसे, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, बिल्कुल है, ये भारतीय संविधान में। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, ये भी सही बात है। एकहरी नागरिकता है, ये भी सही बात है, एकहरी नागरिकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो होता है ये लक्षण नहीं दिखाई देता है। निम्न में से कौन से भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो देखिए, जो एकहरी नागरिकता है, ये संघीय लक्षण नहीं बताता है, संघीय लक्षण नहीं बताता है, क्योंकि देखिए, एकहरी नागरिकता प्राप्त भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषताएं मौजूद है, लेकिन भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों शक्तियों का वितरण भी है, और न्यायपालिका की सर्वोच्च व्यवस्था भी की गई है, दो सदनी विधानमंडल भी है। जबकि एकात्मक लक्षण के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की एकात्मक, ये जो है एकात्मक, एकहरी नागरिकता एकात्मक के लक्षण बताते हैं, और राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो होती है, आपातकाल की घोषणा होती है, ये जो है एकात्मक के लक्षण दर्शित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकल नागरिकता मतलब एकहरी नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है। 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए, इस भारत की संघीय व्यवस्था में कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, राज्यपाल की नियुक्ति है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है, सांविधिक संकट है, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, ये मैचिंग कराना था, थोड़ा सा इसमें मतलब मिस पॉइंट हुआ है। ठीक है,
इसमें से चुनना है आपको कि कौन सा सही है, ठीक है। मैच नहीं कराना है, बस आपको इसमें चूज करना है कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो लिखित संविधान एकात्मक तत्व के लक्षण बिल्कुल नहीं है, कठोर संविधान भी नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, ये संघात्मक के लक्षण है, राज्यपाल की नियुक्ति भी संघात्मक की व्यवस्था बताई गई है। फिर जो है आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण बताया गया है, बंटवारा किया गया है, राज्य में विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, संवैधानिक संकट होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसमें ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी संघात्मक के एकात्मक के लक्षण नहीं है। ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं डियर, ये सारे जो है संघात्मक के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। तो संघात्मक के लक्षण ये सारे बताए गए हैं, बट ये पूछ रहा है कि एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो एकात्मक तत्व इन सब में किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण बिल्कुल नहीं, राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनी व्यवस्था या न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनी व्यवस्था। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से यहाँ पे आपके सही होंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित मतलब कि इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। तो देखिए एकात्मक तत्व की बात मैं करूँ आपसे तो दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति जो होता है ये एकात्मक तत्व की बात करता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में जो मैं बताया था वहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो राज्यपालों की नियुक्ति जो है एकात्मक के लक्षण को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ आपको ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी जो है एकात्मकता के लक्षण प्रदर्शित करती है। सॉरी ये नहीं न्यायिक पुनरावलोकन तो जो है एकात्मक का नहीं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा को कठोर यानी कि मजबूत बनाया गया है, इसलिए वो एकात्मकता प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये राज्यसभा द्वारा ही बनाई जाती हैं, ये जो है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्यपालों की नियुक्ति 2, 3, 5। तो देखिए 2, 3, 5 ऑप्शन जहाँ पे होगा आपका सही हो जाएगा। 2, 3, 5 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2, 3, 5 तो 2, 3, 5 ये जो है एकात्मकता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। 42वां क्वेश्चन है, भारत के संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना है, इसके लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान भारत की शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये बात बिल्कुल सही होती है। एकात्मक सुझाव उसके सशक्त मिश्रण है, एकात्मक सुझाव का उसके सशक्त मिश्रण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न होती हैं, ये बात गलत हो जाती है। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ये भी बात गलत हो जाती हैं। तो 1, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन जो है ये देखिए आरएएस और आरटीआर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेशन से बने रहिएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि आपकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं इनका अहम रोल हो सकता है। तो सेशन को कंप्लीट करिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो आपको बातें समझ में आएंगी। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, क्या ये बातें सत्य हैं? बिल्कुल सत्य हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता उसको निर्वाचित करती है। कारण कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो ये कारण भी सही है, क्योंकि भारत जो है एक गणतंत्रात्मक देश है। तो गणतंत्र कैसे होता है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए भारत गणतंत्र है। तो ए आर दोनों सही है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सही व्याख्या भी कर रहा है। 44 क्या कह रहा है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं,
राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रखते हैं क्या? अगला बोल रहा है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रक्त बोला जाता है। राजनीतिक दल अगर अच्छा करेंगे तो लोग उसकी सराहना करेंगे, अन्यथा उसको कोसेंगे ही। तो ये बातें भी सही हो जाती हैं, यानी कि कारण भी सही है। तो ये आपका सही हो जाता है। ए आर दोनों सही है और आर का स्पष्टीकरण सही भी है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? यानी कि दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? वैसे तो देखा जाए तो राम मनोहर लोहिया भी प्रस्तावित किए थे और जयप्रकाश नारायण भी, लेकिन ये क्या नाम की महात्मा गांधी दलविहीन राजनीति के यानी कि दलविहीन प्रजातंत्र के समर्थक माने जाते हैं। यानी कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों माने जाते हैं, लेकिन मेनली अगर आपको चुनना हो, दोनों में से एक चुनना हो, तो डी आप चुनेंगे। दलविहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित करने वाले जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में सी डी है तो सी डी भी सही हो सकता है, क्योंकि ये भी दलविहीन प्रजातंत्र के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। 47 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। क्या ये बातें सत्य हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 47 है ये, ठीक है, 47 है। तो क्या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता एवं परिवर्तन तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि कथन सही है। कारण कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली तत्व समाहित है। ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार होते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार होते हैं। और ये भी कह रहा है कि कारण बता रहा है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना व वाहक बनकर उभरा है। दोनों बात सही है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 49 देखते हैं 49 का। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ISPCS, नेट JRF, TGT, PGT, LT, GSE या फिर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस सेशन को पूरा कंप्लीट करिए। अगर आप सीरियसली जो है पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो इस मेरे सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद एक बार सेशन को ये प्रैक्टिस सेट करिएगा 72+ क्वेश्चन को। इसके बाद फिर अगर आपके सामने कोई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन आपके कभी रॉन्ग नहीं होंगे, यानी कि गलत नहीं होने की संभावना रहेगी। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है, यानी कि इसके बृहद होने के क्या कारण बताए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। इसके बृहद होने के कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान को बृहद होने का कारण क्या बताया गया है, क्योंकि बृहद होने के कारण यही हो सकते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण जो है कि सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया सभी। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन की पहले मैं बात कर लूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको क्लियर करा दूँ। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी किया गया है, ये भी बात सही है। यह एक बड़े देश का शासन से संबंधित है, यह एक बड़े देश से, ये भी बात सही है। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, यानी कि यहाँ संघ के बारे में भी बात की गई है, राज्य के बारे में बात किया गया था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें तो सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। बट इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। तो
तो इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। तो एक बड़े देश के शासन का ये क्वेश्चन जो है सही ये आयोग द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था, यानी कि इसमें जो ऑप्शन को जो है सही तो सब माना गया था लेकिन सटीक आंसर को नहीं माना गया था। जिस दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन सभी सही होंगे, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इस दृष्टि से इन सबको अगर पूछा जाता है तो इसमें आप सभी टिक करेंगे, ठीक है। तो भारतीय बृहद होने के कारण बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है क्या? भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली पाई जाती है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली पाई जाती है। भारत में संघीय और एकात्मक दोनों नहीं पाया जाता है, फेडरल यूनिटी, तो भारत में केवल संघीय ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम लोग। काफ़ी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और दूसरा कारण है, भारत संघात्मक व्यवस्था है, अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। तो 51 का कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो देखिए बात तो दोनों सही है, लेकिन कारण नहीं है सही है। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि भारत संघात्मक है को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, ये भी सही है। इसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त है, जो कि यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग। 52 में कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपको लग रहा है कि देखिए ये भी सही है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई है, आपातकाल बताया गया है, और अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यसभा को प्रदान की गई हैं, शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देखते हुए भारत में एकात्मक दृष्टि प्रतीत होता है। बट यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से एकात्मक है। तो भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है, ये बात सही होती है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये भी बात सही होती है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 53 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति क्या है? भारतीय संविधान की प्रवृत्ति क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या संघीय है? ये भी है। एकात्मक भी है, संसदीय भी है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। देखेंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ये जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। 55 देखेंगे। किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य कहने वाले केसी वियर हैं। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा है? तो ये केसी वियर ने कहा है। 56 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के विषय में निम्न में से किसका कथन है या किसका स्टेटमेंट है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये बात केसी वियर द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये बात किसने कहा है? केसी वियर। केसी वियर ऑप्शन आपका डी है, यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि भारत का संघात्मकता के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है? निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि भारत संविधान का संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने कहा संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बी आर अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। 59 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं होती है, तो बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो 60 का आपका राइट आंसर बताना है। तो ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है ये विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासक तथा निजी प्रशासन की समानताओं का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासक में समानताओं का समर्थक है? तो 61 का जो है आपका डी राइट हो जाएगा। हेनरी फेयोल जो है ये आपके लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन समानताओं का समर्थक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासक के ध्वस्त होने का कारण होगा, यह कथन किसने कहा? ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पीसीएस जो है झारखंड में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह मुख्यतः प्रशासक के ध्वस्त होने की, यानी कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासक के ध्वस्त होने के कारण होगा। तो 62 का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि डानहम द्वारा बी डानहम द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। 63 देखेंगे हम लोग। 63 में गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 63 में आपका कौन सा सही नहीं है? क्या एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की हो। तो 63 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ऐसी गणतंत्रीय अवधारणा से नहीं मानी जाती है। ठीक है। और बाकी एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है, सरकार ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, तो ये सारे गणतंत्रात्मक के लक्षण हैं। बट ये जो है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ये फांसीवादी विचारधारा से संबंधित हो जाती है। 64 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जा सकता है? विधि के लक्षणों के समान, यानी कि विधि के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल माना जा सकता है, शक्तियों का परिसीमन। ठीक है। और विधि के समक्ष समता ये भी माना गया है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, जन का उत्तरदायित्व यानी लोगों की उत्तरदायित्व तो नहीं बनती है, बल्कि सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये भी दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ऑप्शन आपका 1, 2, 4 सही हो जाता है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 65 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, क्या ये बातें सही होती है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, क्या ये बात सही है? संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बट ये जो राज्य की सत्ता के हित के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। केवल 2 ऑप्शन राइट है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? 66 का आंसर बताना है। क्या विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? तो डी आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमित सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है, जिसके जनक माने जाते हैं आपके जॉन लॉक। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? किसे स्वीकार करेंगे? 67 में राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो देखिए इसमें स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या जो है ये होता है कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त लक्षण माना जा सकता है। 68 देखेंगे। आईएएस का क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या मिलता है? विशेषाधिकारों का अभाव रहता है
अवरोधों का अभाव रहता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है, विचारधारा का अभाव रहता है। देखिए समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि विशेषाधिकारों का इसमें अभाव पाया जाता है। 69 देखेंगे हम लोग। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ये क्या भारत और अमेरिका के मध्य जो पाया जाता है ये समान है? तो ये बिल्कुल नहीं है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वहाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, जबकि केंद्र के पास भारत में होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, बिल्कुल नहीं है। ना तो ये राज्य भारत में है, ना तो अमेरिका में। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास तो पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। आपको पता होगा कि भारत में भी पॉकेट वीटो जो होता है राष्ट्रपति के पास है, और अमेरिका में भी पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ या इंडिया में तो होते हैं, बट अमेरिका में नहीं होते। तो यहाँ पे केवल आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचे हैं डियर, आप पेशेंस बना के रखिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, यकीन मानिए। अगर आप सेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिलने वाला है। दूसरे प्रशासनिक आयोग में कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रीय प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, स्थानीय शासन। तो ये जो था दूसरा प्रशासनिक आयोग आया था, प्रतिवेदन आया था, उसमें सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी। उसमें कौन सा सुशासन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ये सुशासन था नागरिक केंद्रित प्रशासन, और शासन का केंद्र बिंदु क्या होगा इससे संबंधित था दूसरा प्रशासनिक आयोग प्रतिवेदन। 72 देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट है ये। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं का आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो देखिए 71 का जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु इन सबको आवश्यक माना गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद भी होना चाहिए, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद भी, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं का भी होना आवश्यक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर आपके सामने। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था को केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है वो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या 1960 के दशक में, क्या 1970 के दशक में, क्या 1980 के दशक में, क्या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1980 के दशक में जो है भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है वो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। ठीक है, तो ये आपका खिसकी है, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा है। ये जो 1980 के दशक में जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग 72 क्वेश्चन कवर किए हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग लगभग बने हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैराथन था आज का। ठीक है, शासन से संबंधित था। ठीक है, शासन से संबंधित, शासन प्रणाली से संबंधित मैराथन क्लास था, जो कि आपके IAS PCS TGT PGT नेट JRF एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा, अगर आप अभी नहीं देख पाए हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। और अगर आप पहले फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, पहले अगर मेरा जो है शार्ट डिटेल्स शासन प्रणाली नहीं पढ़े हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पे, या होम वीडियो पे पढ़ा होगा, वहाँ पे शासन प्रणाली से संबंधित मैंने शार्ट नोट्स दिया है जिसमें आपको बताया गया है। और अगर इस मैराथन का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो PDF पाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप जो है ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है कि इससे अच्छा टॉपिक आए जो कि आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही लेके आऊँगा और आप इस सेशन से बने रहिएगा।
इस स्टडी विथ नीतीश से आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।